पंडित जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला इस छोटी सी बातचीत के लिए। पंडित जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप पंडित जसराज को बहुत लोग जानते हैं देश में, बहुत बार सुना है लोगों ने, लेकिन एक ऐसा पक्ष भी है जीवन का जिसे बहुत लोग नहीं जानते। बचपन के बारे में बताइए, कैसे शास्त्रीय संगीत से प्रेम हुआ आपको, कैसे अनुराग हुआ? जय हो विजय जी। पहली तो बात यह है कि मैंने संगीतकार फैमिली में जन्म लिया है और मैं अपनी चौथी पीढ़ी पे हूँ। मेरे बाप दादा सब गाए और इसलिए संगीत से कब प्यार हुआ, कैसे प्यार हुआ, वो कुछ याद ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि जन्म से पहले से हो। और मैं भी ये मानता हूँ कि एक अच्छा संगीतकार या जिसको भी भगवान शान और शौकत देता है, उसमें वो शान शौकत देता है तो उसमें कुछ ऐसी चीज भी देता है कि जो दुनिया को भाती है। आपने अपनी वेबसाइट पे, यदि मैंने आपकी बायोग्राफी पढ़ी, लिखा है कि आपके भाई पंडित मनीराम जी का बड़ा योगदान था। किस तरह से उसको आप याद करते हैं आज? नहीं, देखिए, याद तो वो तो हर पल में उनकी याद रहती है। अब आप बैठ के अगर मैं भूल रहा हूँ तो आप मुझे याद दिला रहे हैं, तो उनसे तो अछूता रह ही नहीं सकता। अब सब समय उनके बारे में सोचता हूँ, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सब तो सोचते रहते हैं और उसी की वजह से संगीत चलता है। कैसे थे वो दिन जब आप इस राह पर अपने आरंभिक कदम रख रहे थे? कोई याद, कोई स्मृति? बहुत सारी स्मृतियां हैं, अच्छी बुरी सब है। कुछ तो बातें मैं ये कहूंगा कि मैंने आपने मेरे वेबसाइट में देखा होगा कि मैंने तबला छोड़ कर क्यों गाना शुरू किया, तो उसको मैं उजागर नहीं करना चाहूंगा। वो एक घटना थी लाहौर में, मतलब एक साथ दो बड़ी बड़ी घटनाएं आ गई। अगर उसका टाइमिंग जरा लंबा हो जाता तो शायद इतना जल्दी शॉक ट्रीटमेंट शुरू नहीं होता। तो एक तो ये कि पंडित कुमार गंधर्व जी आए थे, आई एम टॉकिंग 1945, लाहौर में। तो उनका गाना सुन के किसी साहब ने, उस जमाने के वो भी अच्छे कलाकार थे, उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई साहब से, मेरे गुरुजी से, वो उनके भी गुरु थे, तो कहा कि गुरुजी, मेरे बड़े भाई साहब को कहा, गुरुजी हम जिनको अगवा समझते हैं वो अगर गलत सलत गाए तो हम क्या करेंगे? तो बड़े भाई साहब ने पूछा, किसकी बात कर रहे हो भाई? वो कुमार गंधर्व जी की। तो कुमार गंधर्व जी अगर भीम क्लास गलत गाएंगे तो हम क्या करेंगे? तो क्योंकि मैं उनके साथ तबला बजा रहा था रेडियो में जो उन्होंने गाया, तो मैंने कहा कि भैया ये तो आर्टिस्ट की अपनी खूबी है कि किस तरीके से उन्होंने भीम क्लास गाया, कहीं उससे लिबर्टी नहीं ली। जो मैं अभी कह रहा था कि हम लोग लिबर्टी नहीं लेंगे, शास्त्रीय संगीत में ही गाएंगे, मगर ये कलाकार की कलाकारिता है कि वो किस तरीके से उस स्वर को निभा जाए। तो उन्होंने उसका दैवत्य सम रखा था। हम लोग भी गाते हैं उसी मतलब पक्ष को लेके मैंने कहा कि नहीं, वो दैवत बिल्कुल ठीक थी, कोई गलत नहीं थी। वो धनी सा तो नहीं गए, धप ही आ रहे थे। तो आरोह अवरोह हमारे यहाँ एक बहुत चीज है, जाना आना। तो उसको लेकर उन्होंने मुझे कहा कि जसराज, तुम मरा हुआ चमड़ा पीटते हो, रागदारी तुम्हें नहीं मालूम। तो हमें अफसोस हुआ कि मैंने बड़ी सही बात कही। मैं गाता नहीं हूं तो क्या हुआ, मेरे बड़े भाई साहब तो गाते हैं, उनको तो सुनता हूं, उनको समझता हूं, रागदारी मैं क्यों नहीं समझता हूं? और दूसरे दिन एक और ऐसी घटना घट गई कि बड़े भाई साहब का प्रोग्राम था। हमने कहा कि हम जाते हैं पंडौल में और जरा अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो वो हमारा जाना ऐसा हुआ कि हम जब पंडौल में पहुंचे तो वहां पे तबला और हारमोनियम का कहीं पता नहीं, और वो जो रामायण का पाठ पढ़ते हैं तो उनकी एक पालकी जैसी सीट बनाते हैं, वो उस संगीतकार के लिए रखी हुई थी। तो हमने कहा भाई तबला हारमोनियम कहाँ है? तो पंजाबी में बोला कि वो खड्डे में है। तो हमें चोट लगी। मैंने कहा भाई तबला और हारमोनियम तो साथ होती है, तबले वाले दी मजाल है जो रागे दे नाल बे। तो वो मजाल और नाल और एक पहली घटना और ये दोनों घटना मिलके हमको ट्विस्ट कर दिया, अंदर से निचोड़ दिया। हमने कहा अब हम भी गाएंगे। तो आप गायन के क्षेत्र में आ गए, और आपके बारे में ये कहा जाता है कि जो रागों की सादगी है एक तरफ तो वो देखने को मिलती है, और लेकिन जो शास्त्रीयत्व है, यानी जो व्याकरण है, उससे आपने कभी समझौता नहीं किया। तो ये दोनों पक्ष, कई बार तो लोग ये करते हैं कि लोग पॉपुलर और सादगी और आसान रास्ता अपनाने के लिए कई बार समझौता करते हैं। तो आप इन दोनों सादगी को और जो क्लासिकी है उसको साथ लेकर कैसे चले? अब देखिए,
मैं तो ये कहता हूँ कि हर चीज ऊपर वाले की देन है, इसमें हम कोई समझौता करते ही नहीं है। जब ऊपर वाले की मेहरबानी नहीं होती है तो आदमी समझौते की तरफ चला जाता है, और अगर ऊपर वाले की मेहरबानी होती है तो आप समझौता करते हैं तो भी वो आपका समझौता बड़ा माना जाता है। मैं तो उसके ऊपर निर्भर करता हूँ। मैं सच कहता हूँ कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ मुझे खुद को नहीं मालूम। करने कराने वाला ऊपर वाला है, वो जो कराता है करते रहता है। आपकी कोई मेमोरेबल कंसर्ट, मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ यू? ऐसे मतलब हर कॉन्सर्ट जो है मेमोरेबल होती है। वो क्योंकि मेमोरेबल इसलिए होती है कि कभी आपको 2 सीढ़ियां ऊपर चढ़ा देती है, और कभी आपको स्थिर कर देती है, और कभी आपको 1 आध सीढ़ी उतार देती है। कॉन्सर्ट के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप एक कॉन्सर्ट गा रहे हैं, 10 आदमी आपको सुन रहे हैं, वो 10 आदमियों के मन में आपके प्रति एक बहुत हाई फीलिंग हो जाती है। और कहीं आप गा रहे हैं, 10 सुन रहे हैं, उसमें उनको कहते हैं यार कोई घटना तो घटती रहती है। इसमें हम कैसे बताएं? एक आपको ये बता देते हैं कि 1964 की एक घटना हम बताते हैं, जिससे कि आप यूँ कहिए कि हम ऐसे म्यूजिक वर्ल्ड में तो थे, म्यूजिक के लोग मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे। म्यूजिक से पब्लिक वर्ल्ड में आए तो दैट वाज 1964 था। एक गंधर्व महाविद्यालय की कॉन्फ्रेंस त्रिवार्षिक उत्सव मनाते हैं, 3 बरस बाद एक बार मनाते हैं। तो उनके जो क्या कहते हैं उनको, कैंडिडेट कहिए, जो मतलब आने वाले होते हैं जो वो लोग, वो ही उन्हीं की तादाद ही करीब 2,500-3 हजार होती है, और बाकी अलग पब्लिक की अलग। तो पहले पंडित भीमसेन जोशी गाए, उनसे उद्घाटन था, बहुत अच्छी तरह से लोगों ने सुना। उसके बाद में ये जयपुर में हो रहा था, किसी को नहीं सुनते थे, तालियां बजा के उठा देते थे, डांस देख लेते थे और तालियां बजा के किसी गायक को या सितार वादक को किसी को नहीं सुना। हमारा भी टर्न आया, तो मैं जा रहा था स्टेज पे, तो सितारा देवी ने कहा भैया मुझे कल गवर्नर हाउस में नाचना है, तो मैं पहले ना चलूं। तो एक साहब हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा जाने दो। तो वो चली गई। वो रात के 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक नाचती रही, जरा सा नाचना था उनको। अब साहब 4 बजे हमारा टर्न आया, तो 4:30 बजे हमने शुरू किया। हमने नट भैरव से शुरू किया, 20 मिनट तो पब्लिक ने सुना और तालियां बजाना शुरू कर दिया। हमने बंद किया। मैंने कहा देखिए आपने बड़े प्यार से हमको बंबई से बुलाया, और तालियां तो बजा देंगे तो बजा देंगे, हम भी उठ के चले जाएंगे, आपको पता ही क्या चलेगा कि कौन आया था और कौन चला गया। बाद में हो सकता है कि आपको दुख हो, तो आप मुझे एक 15-20 मिनट शांति से सुनिए, और उसके बाद 1 ताली बजेगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं उठ के चला जाऊंगा। तो मेरे जो स्पिरिचुअल गुरु थे महाराणा जयवंत सिंह जी, उनकी रचना है माता कालिका, वो राग अड़ाना में है, और वो टाइमिंग से मतलब मेल नहीं खाती थी, क्योंकि सुबह 5 बज रहा था। और मेरे बड़े भाई साहब, मेरे गुरुजी, सांगीतिक गुरु जो थे, उनकी स्वर रचना है, संगीत उनका है। तो ये दोनों को याद करके और शुरू हो गया माता कालिका। मैं 45 मिनट गाया सिर्फ माता कालिका। दैट वाज स्पिंडर ऑफ साइलेंट। किसी ने चू चपट नहीं किया, कुछ नहीं किया, और फिर उठने नहीं दिया। ये घटना, तो ये आज भी उसको ये मानता हूं कि ये मेरी पहली सीढ़ी थी, जबकि म्यूजिक वर्ल्ड से पब्लिक वर्ल्ड में आया।